स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़ी कोशिश करने वाले हैं। युवाल नोआ हरारी की जबरदस्त किताब सेपियंस के जरिए पूरी इंसानियत के इतिहास को समझने की। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। ये 70,000 सालों की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि हम यानी होमो सेपियंस आखिर हैं कौन, हम यहां तक पहुंचे कैसे और अब यहां से आगे कहां जा रहे हैं। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। जरा सोचिए, करीब 1 लाख साल पहले इस धरती पर कम से कम 6 अलग अलग इंसानी प्रजातियां थीं और हम तो उनमें से सिर्फ एक थे। अफ्रीका के किसी कोने में जी रहे थे, कोई खास बात नहीं थी हमें। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आज सिर्फ हम बचे हैं, और सिर्फ बचे ही नहीं बल्कि इस पूरे ग्रह के मालिक बन बैठे हैं। यही वो सवाल है जो इस किताब की पूरी यात्रा को आगे बढ़ाता है, और इसका जवाब सच कहूं तो हमारी अपनी पहचान के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। देखिए, इतने लंबे और पेचीदा इतिहास को समझने के लिए हरारी इसे 4 बड़े हिस्सों में बांटते हैं, जो हमारी कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं। हम शुरू करेंगे संज्ञानात्मक क्रांति से, वो चिंगारी जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर हम कृषि क्रांति के जाल को समझेंगे। उसके बाद हम उन ताकतों को देखेंगे जिन्होंने हमें एक ग्लोबल प्रजाति बनाया। और आखिर में हम वैज्ञानिक क्रांति और उसके बाद हमारे भविष्य की उन संभावनाओं पर नजर डालेंगे जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो चलिए हमारे सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, संज्ञानात्मक क्रांति। ये वो मोड़ था जो आज से लगभग 70,000 साल पहले आया और जिसने होमो सेपियंस को बाकी सभी जानवरों से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, नहीं, ये हमारे वजूद की कहानी का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने हमें दुनिया को देखने और उसमें काम करने का एक बिल्कुल नया तरीका दे दिया। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, लाखों सालों तक तो हम इंसान फूड चेन में कहीं बीच में आते थे। मतलब बड़े शिकारियों से डरते थे और छोटे मोटे जानवरों का शिकार करते थे। कुछ खास नहीं थे हम। फिर करीब 3 लाख साल पहले आग पर काबू पाना हमारे लिए एक बड़ा कदम था। इससे हमें सुरक्षा मिली, गर्मी मिली और पका हुआ खाना मिला। लेकिन असली जबरदस्त बदलाव तो 70,000 साल पहले हुआ। हमारे दिमाग में कोई जेनेटिक बदलाव हुआ जिसने हमारे सोचने और सबसे जरूरी बात करने के तरीके को ही बदल डाला। और इसी एक बदलाव ने हमें वो ताकत दी कि हम अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया पर छा गए। अब यहाँ एक मजेदार बात है, हमारी ये जो कामयाबी थी ना, वो हमारी शारीरिक ताकत की वजह से बिल्कुल नहीं थी। एक निएंडरथल जो हमारा करीबी रिश्तेदार था, वो हमसे ज्यादा मजबूत था। उसका दिमाग भी बड़ा था। अगर 1 से 1 की लड़ाई होती तो शायद वो हमें आराम से हरा देता। तो फिर हम जीते कैसे? जवाब है संख्या में, और उससे भी ज्यादा सहयोग करने की काबिलियत में। हमारा असली फायदा था बड़ी संख्या में और लचीले ढंग से मिलकर काम करने की अनोखी क्षमता। मधुमक्खियां भी मिलकर काम करती हैं, पर उनका तरीका फिक्स होता है। भेड़िए भी मिलकर काम करते हैं, पर छोटे छोटे ग्रुप्स में। सिर्फ होमो सेपियंस ही थे जो हजारों लाखों की संख्या में और जरूरत के हिसाब से अपना तरीका बदलकर एक साथ काम कर सकते थे। और ये बड़े पैमाने पर सहयोग ये हुआ कैसे? यहीं पर सेपियंस का सीक्रेट वेपन यानी गुप्त हथियार सामने आता है। कहानियां गढ़ने और उन पर विश्वास करने की हमारी काबिलियत। हम ऐसी चीजों की कल्पना कर सकते हैं और उनके बारे में बात कर सकते हैं जो असल में हैं ही नहीं, जैसे भगवान, देश, कानून, इंसाफ और पैसा। इन्हीं साझा मिथकों या काल्पनिक व्यवस्थाओं ने लाखों अजनबियों को एक साथ एक मकसद के लिए काम करने लायक बनाया। आप किसी बंदर को ये यकीन नहीं दिला सकते कि अगर वो आपको अपने केले दे दे तो मरने के बाद उसे जन्नत में ढेर सारे केले मिलेंगे। पर इंसान ऐसी कहानियों पर यकीन करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो संज्ञानात्मक क्रांति ने हमें दुनिया पर छा जाने की ताकत तो दे दी, और फिर लगभग 12,000 साल पहले हमने इस ताकत का इस्तेमाल कुछ ऐसा करने के लिए किया जिसने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हमने खेती करना शुरू कर दिया। इसे कृषि क्रांति कहते हैं। हम सब ने स्कूल में यही पढ़ा है कि ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी, लेकिन हरारी इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं, एक जाल की तरह। ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना? इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। हरारी ये नहीं कह रहे कि खेती फेल हो गई, नहीं, बल्कि वो इतनी ज्यादा सफल हो गई कि उसने इंसानों को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। और ये धोखा इसलिए था क्योंकि इसने पूरी प्रजाति की तरक्की के लिए एक आम इंसान की खुशी और सेहत का सौदा कर लिया। इसने होमो सेपियंस की आबादी तो कई गुना बढ़ा दी, लेकिन एक औसत किसान की जिंदगी एक औसत शिकारी संग्राहक से कहीं ज्यादा मुश्किल और बेकार थी। ये चार्ट इस पूरी उलझन को साफ साफ दिखाता है।
देखिए, एक प्रजाति के तौर पे तो हम कामयाब हो गए। खेती ने कम जमीन पर ज्यादा खाना पैदा किया, जिससे हमारी आबादी आसमान छूने लगी, कुछ लाख से बढ़कर करोड़ों में पहुंच गई। लेकिन एक आम इंसान के लिए इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। उसकी जिंदगी ज्यादा मुश्किल, कम सेहतमंद और तनाव से भरी हो गई। हरारी तो यहां तक कहते हैं कि हमने गेहूं को नहीं पाला, बल्कि गेहूं ने हमें पालतू बना लिया। शिकारी संग्राहकों की जिंदगी कोई आसान नहीं थी, लेकिन उनके कुछ फायदे थे। वो तरह तरह के पौधे और जानवर खाते थे, जिससे उनकी डाइट बैलेंस्ड रहती थी। वो दिन में बस कुछ ही घंटे काम करते थे। वहीं दूसरी तरफ किसान ज्यादातर एक ही फसल पर निर्भर थे, जैसे गेहूं या चावल। इससे उनके खाने में पोषक तत्वों की कमी हो गई। उन्हें सुबह से शाम तक खेतों में हाड़-तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। उनकी पूरी जिंदगी एक फसल के भरोसे थी, जिस पर सूखा या बीमारी का खतरा हमेशा बना रहता था। और हाँ, पहली बार समाज में एक छोटा सा अमीर वर्ग उभरा, जो बाकियों की मेहनत पर जीता था। तो सवाल ये उठता है कि अगर जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी, तो हम इस जाल से बाहर क्यों नहीं निकले? क्योंकि ये बदलाव बहुत धीरे धीरे, कई पीढ़ियों में हुआ। हर पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी से थोड़ी ज्यादा खेती की, ये सोचे बिना कि वो सब मिलकर क्या खो रहे हैं। और जब तक लोगों को एहसास हुआ कि जिंदगी तो मुश्किल हो गई है, तब तक आबादी इतनी बढ़ चुकी थी कि बिना खेती के सबका पेट भरना नामुमकिन था। वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। जैसा कि हरारी कहते हैं, पीछे जाने वाला पुल जल चुका था। तो अब खेती की वजह से गांव बने, फिर कस्बे और शहर बसे। लाखों लोग अब एक साथ रह तो रहे थे, लेकिन वो अब भी अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों में बटे हुए थे। तो फिर ये छोटे छोटे समाज बड़ी बड़ी सभ्यताओं में और आखिरकार एक ग्लोबल समाज में कैसे बदल गए? इसका जवाब हमें तीसरे हिस्से में मिलता है। ये उन 3 जबरदस्त काल्पनिक व्यवस्थाओं के बारे में है जिन्होंने इंसानियत को एक साथ लाना शुरू किया। हरारी के मुताबिक इतिहास एक ही दिशा में बढ़ रहा है, एकजुटता की तरफ, और 3 बड़ी ताकतों ने इस काम को रफ्तार दी। पहली थी आर्थिक ताकत, यानी पैसे का आविष्कार। दूसरी थी राजनीतिक, यानी साम्राज्यों का उदय। और तीसरी थी धार्मिक, यानी ऐसे धर्मों का फैलना जो मानते थे कि कुछ सच्चाइयां पूरी इंसानियत पर लागू होती हैं। और ये तीनों चीजें आज भी हमारी दुनिया को चला रही हैं। इनमें से पैसा शायद आज तक की सबसे सफल कहानी है। जरा सोचिए, कागज का एक टुकड़ा या स्क्रीन पर दिखने वाले कुछ नंबरों की अपनी कोई कीमत नहीं है। आप उसे खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, फिर भी हम सब उस पर भरोसा करते हैं। पैसा भरोसे का सबसे बड़ा और सबसे असरदार सिस्टम है। ये 2 ऐसे अजनबियों को भी, जो एक दूसरे की भाषा या धर्म को नहीं जानते, एक साथ मिलकर काम करने देता है। ये एक ऐसी कल्पना है जिस पर लगभग हर कोई यकीन करता है, और बस इसीलिए ये काम करता है। और अब हम आते हैं सबसे ताज़ा और शायद सबसे शक्तिशाली क्रांति पर, जो बस 500 साल पहले शुरू हुई, वैज्ञानिक क्रांति। इसने इंसानी ताकत को उस लेवल पर पहुंचा दिया जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसने हमारी दुनिया, हमारी काबिलियत और हमारे सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये क्रांति आज भी पूरी रफ्तार से जारी है। इस क्रांति के दिल में कोई तकनीकी खोज नहीं थी, बल्कि सोच में एक जबरदस्त बदलाव था। 1500 से पहले दुनिया की ज्यादातर सभ्यताएं ये मानती थीं कि जो कुछ भी जानना जरूरी है वो या तो पुरानी किताबों में लिखा है या पुराने ज्ञानी लोग बता गए हैं। तरक्की का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन आधुनिक विज्ञान की शुरुआत एक क्रांतिकारी आइडिया से हुई। अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना, ये मानना कि हम दुनिया के बारे में सबसे जरूरी बातें नहीं जानते हैं। और यही अज्ञानता की खोज तरक्की का सबसे बड़ा इंजन बनी, जिसने हमें नई नई ताकतें खोजने के लिए उकसाया। ये तरक्की सिर्फ विज्ञान ने अकेले नहीं की, इसके पीछे एक तिकड़ी थी। विज्ञान, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद, ये एक साइकिल की तरह काम करती थी। विज्ञान ने नई टेक्नोलॉजी थी, जैसे बेहतर बंदूकें और जहाज। यूरोपीय साम्राज्यों ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया जीतने और नई खोजों के लिए पैसा देने में किया। और पूंजीवाद ने इस पूरे खेल में पैसा लगाया, मुनाफे की उम्मीद में। इसी साइकिल ने पिछले 500 सालों में दुनिया को बदल कर रख दिया। और इस सबका नतीजा क्या हुआ? जरा ये नंबर देखिए। पिछले 500 सालों में दुनिया की आबादी 14 गुना बढ़ी है, लेकिन हमारा उत्पादन 240 गुना बढ़ा है और ऊर्जा की खपत 115 गुना। ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं हैं, ये मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। ये दिखाता है कि इस नई सोच और इस नए गठजोड़ में कितनी जबरदस्त ताकत थी। इस बेहिसाब ताकत ने हमें आज उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हम हैं। हमने गरीबी, भुखमरी और बीमारियों पर काफी हद तक काबू पा लिया है। पर अब सवाल है, आगे क्या?
किताब का आखिरी और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा इसी सवाल से जुड़ा है। अब इंसानियत कहाँ जा रही है? अब जब हम कुदरत के बनाए कानूनों को ही तोड़ रहे हैं तो हमारा भविष्य कैसा हो? ये बात बहुत गहरी है, इसे जरा ध्यान से समझिए। करोड़ों सालों से इस धरती पर जिंदगी प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन के नियमों से चलती आई है, लेकिन अब इतिहास में पहली बार हम इंसान खुद इन नियमों को तोड़ रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम जिंदगी को अपनी मर्जी से डिजाइन करने की ताकत हासिल कर रहे हैं। मतलब विकास की बागडोर अब हमारे अपने हाथों में आ रही है। हम नेचुरल सिलेक्शन की जगह ले रहे हैं इंटेलिजेंट डिजाइन से, हमारे अपने डिजाइन से। तो हरारी के हिसाब से भविष्य में 3 बड़े रास्ते हो सकते हैं जो हमें इंसान की परिभाषा से भी आगे ले जाएंगे। पहला है बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, यानी अपने डीएनए को बदलना। दूसरा है साइबॉर्ग इंजीनियरिंग, यानी अपने शरीर को मशीनों और कंप्यूटर से जोड़कर अपनी ताकत बढ़ाना। और तीसरा है अकार्बनिक जीवन बनाना, यानी ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना जो हमसे भी ज्यादा समझदार हो। ये रास्ते हमें कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे शायद इंसान कहना भी ठीक ना हो। और यहीं पर आकर हम सबसे बड़े दार्शनिक सवालों से टकराते हैं। अब जब हमारे पास भगवान जैसी ताकतें आ रही हैं, तो पहला सवाल ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि ये है कि हम क्या बनना चाहते हैं। हम इन ताकतों का इस्तेमाल कैसा इंसान या कैसा समाज बनाने के लिए करना चाहते हैं। और इससे भी ज्यादा गहरा और परेशान करने वाला सवाल ये है, हम क्या चाहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जल्द हम अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं को भी डिजाइन कर सकेंगे। और ये हमें किताब के आखिरी और शायद सबसे गंभीर सवाल पर लाता है। हम ताकतवर तो हो गए हैं, पर क्या हम समझदार और जिम्मेदार भी हुए हैं? अगर हम इतिहास को देखें तो जवाब बहुत अच्छा नहीं लगता। हम आज भी उन्हीं लालच, गुस्से और नफरत से भरे हैं जिनसे हमारे पुरखे थे। हमारे पास अब दुनिया को बनाने और मिटाने की ताकत है, लेकिन हमें अब भी ये नहीं पता कि इस ताकत का करना क्या है। तो ये थी सेपियंस की कहानी, एक मामूली से वानर से एक गैर जिम्मेदार देवता बनने तक का हमारा सफर। इतिहास हमें इस चौराहे पर ले आया है। अगला अध्याय लिखा जाना बाकी है और इसके लेखक हम खुद हैं। अगर इस विश्लेषण ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।